रवि जब उगा है, रवि तो सूर्य की तरह चमकेगा, ये हम लोगों का यकीन है। बता देंगे, हम बिहारी हैं। आने दो वक्त हमारा भी होगा। ठीक है। हम बाहरी नहीं, हम बिहारी हैं। पता नहीं क्यों लोगों को बड़ा परहेज होता है बिहारी कहे जाने से। मैंने मोस्टली देखा है, मुंबई में थोड़ा कम है। दिल्ली में ऐसा जनरली मैं देखता हूँ कि बिहारी कहे जाने का मतलब कि इट्स अ काइंड ऑफ गाली। लोगों को देख करके मैं अपनी चीजें बदलना नहीं चाहता मैं, जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो जाए। तो खान सर ने पूछा कि भाई यार ये नया लौंडा कौन है यार, वो तो बोलता आग है ये लड़का। जय बिहार, जय बिहार। जय बिहार। जब पर्दे पर कोई कलाकार अभिनय करता है तो एक क्षण आता है जब आपको लगता है कि ये शायद सच्चाई है, कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है। ये गिने चुने कलाकार होते हैं जो आपको ये विश्वास करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आप सच्ची घटना देख रहे हैं। ये कोई एक्टिंग नहीं है। आप जब हॉल में बैठे होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप किसी हॉल में हैं। आपको लगता है कि जो घटना आपके सामने चल रही है आप उसका हिस्सा है। ऐसे कई गिने चुने कलाकार हमारे देश में हैं, जिनमें से एक आज हमारे खास प्रोग्राम नॉन रेजिडेंट बिहारी में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका बिहार और झारखंड में। क्योंकि आप बिहार से आते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले मजा आवत कि नहीं आवत? हमरा खूबे मजा आवता। हम हम बेसिकली बानी बिहार से। लेकिन हमर जो स्लैंग बा वो भोजपुरी बोल लेता नहीं तनी मनी, लेकिन मैथिली ज्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। मैथिली बाजि लै छियै। और तखन अंगिका हमर हमर जैसे मदर टंग भेले। वो अगर बिहारी टर्म्स में देखे तो हम लोग अंगिका बोलते हैं ज्यादा, और मैथिली ज्यादा बोलते हैं। भोजपुरी के साथ भी मैं सहज हूँ। राउत बहुत पहले के बहुत सारा हम देखनी इंटरव्यू जिनमें एक सवाल है कि राउत मझिला लड़का का करेला। तो अब लोग समझ गए था कि मझिला लड़का का करता। ये बहुत ही मजेदार इंसिडेंट है। जनरली जिस प्रदेश से हम लोग बिलोंग करते हैं, बिहार में भी खास करके जो सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पे ज्यादा संसाधन का अभाव है। और वहाँ पे हम लोग के पास ज्यादा ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए लाइफ एज अ न्यू कमर, एज एन स्टूडेंट, और एज एन जो हमारे पास ज्यादा संसाधन नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मूल हथियार जो है वो एजुकेशन है। और वहाँ पे जो माहौल है, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनका लड़का किसी तरह से किसी जॉब में हो जाएगा, सरकारी जॉब में उनका हो जाता है तो वेल एंड गुड। नहीं तो किसी भी प्रकार का जॉब, क्योंकि उसके अलावा ऐसा वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का अभी तक बिल्डअप नहीं हो पाया है कि वहाँ के लोग वहीं पे खप सके। इसलिए हम जैसे लोगों को बाहर आना पड़ता है बिहार से। जो कि आपके प्रोग्राम की खासियत, मतलब स्पेशल आपने जो मेंशन किया नॉन रेसिडेंशियल बिहारी, तो वो बनने के लिए मजबूर करता है। तो ऐसे माहौल में जब हम लोग के परिवार में मेरी फैमिली वेल एजुकेटेड है। क्योंकि जैसे बताया कि मैं एजुकेशन के अलावा हमारे पास कोई वेपन नहीं है अपने फ्यूचर को संवारने का। तो उस लिहाज से जब मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर हैं, मेरी जो उसके सिस्टर है वो साइंटिस्ट है, मैं हूँ, उसके बाद मेरा छोटा भाई है, तो सभी वेल एजुकेटेड है। तो जब छुट्टियों में घर हम लोग जाते थे तो हमसे घर के आसपास वालों का जो है एक तो अट्रैक्शन होता था, इंस्पिरेशन होता था हमारी फैमिली की। भाई उनको देखो, उनसे सीखो, उनकी फैमिली से सीखो, देखो उनको कैसे ये लोग मतलब पढ़ाई में इतने अव्वल हैं। तो कुछ आसपास के लोग आते थे तो बाबूजी भी थोड़े कॉलर चौड़ा करके उनके सामने आते थे और उनसे पूछते थे कि भाई यार, हाँ ये मेरा बड़ा लड़का है, ये डॉक्टरी पढ़ रहा है, ये मेरी बिटिया है, ये अभी बीएचयू से ना एग्रीकल्चर में एमएससी कर रही हैं, वगैरह वगैरह। ये जो है मेरा छोटा लड़का, वो एमबीए करके अच्छे किसी कंपनी के साथ जॉब कर रहा है। और बोले लेकिन अर्जुन बाबू, मेरे बाबू जी का नाम है, बोले कि यार आपका मंझला लड़का क्या करता है? तो बाबू जी थोड़े मायूस हो जाते थे, बोले कि आप ही पूछ लीजिए क्या करता है। तो मुझसे पूछा जाता तो मैं बोलता कि अंकल मैं थिएटर करता हूँ। तो मैं थिएटर करता था
तो बोले थिएटर करता हूँ। बोले थिएटर का तो इतने पढ़े लिखे, इतना सभ्य फैमिली है, इतना मतलब वेल एजुकेटेड फैमिली है, और तुम सब भाई बहन इतना अच्छा कर रहा है, तुम साला थिएटर करते हो। मैं सोचा कि मामला कुछ ये लोग का जो है ना परसेप्शन गलत गलत हो गया। थिएटर लोग को लेकर के जिस तरह की हवा हमारे तरफ है, वो बिमला थिएटर, शोभा थिएटर, वो पूरा रात भर वाला मामला। बोले नहीं, 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 नाटक करता हूँ। तब की थिएटर करता हूँ, नाटक करता हूँ, प्ले करता हूँ। बोले अच्छा, अच्छा, नाच नौटंकी सब तो हम लोग भी किए हैं कॉलेज ज़माने में, लेकिन करते क्या हो? बोला यार बस यही करता हूँ। बोले अर्जुन जी, आपका ये बेटा गया, ठीक है, आपके हाथ से गया, इसका कुछ हो नहीं सकता। तो थोड़ा-सा मायूसी होती थी। लेकिन जैसे-जैसे फिर वो उसी प्रोग्रेशन में जब मेरा एफटीआई में हो गया, तो मैं इस बार फिर दूसरी बार तो चौड़े में गया कि इस बार तो कुछ उन पे सिक्का जमा दूँ, उनको उनका जो है ना विश्वास जीतूँ। तो फिर वो बोला कि ठीक है, सबको समझ गए, मंझले लड़के को बुलाइए। तो मंझले लड़का आया, बोले क्या करते हो? तो कहा कि भई हम एफटीआई में जो है एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए, बोले एफटीआई माने की हो? एफटीआई की? तो बोले दूसरी जगह बोले कि नहीं जाने छा टीटीआई वह जो प्लम्बिंग-वलम्बिंग का काम करता है, इट्स लाइक दैट, वैसे वो वैसा वाला मामला। बोले हाँ, अब कमा खा लेगा, अच्छा है, अब तुम सही ट्रैक पे हो। सही है। हम बोले नहीं अंकल, एफटीआई मतलब फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो इकलौता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ से मैं एक्टिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। बोले हम ही को बना रहे हो जी, एक्टिंग की पढ़ाई होता है, एक्टिंग पर कोई पढ़ना पढ़ाया जाता है। मैं उनको समझा नहीं पाया। फाइनली उनका विश्वास और उनका प्रेज़ तभी आया जब मेरी फ़िल्म, फर्स्ट फ़िल्म पान सिंह तोमर मेरे होम टाउन में रिलीज़ हुई, और तब जाके मैं इस कलंक से मुक्त हुआ कि क्या करते हो, ठीक है। तो ये सर मामला था। सर आपने बोला कि नाटक करना वो अभी बहुत पहले की बात है। आज भी जब हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं ना, तो हुँ, ये अप्रोच रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मुझे फ़िल्म में जाना है। ये लगता हुँ, है कि जैसे सपने सा है, ये हम अप्रोच भी नहीं रख सकते। आप समझ रहे हो? एक अप्रोच रखना सपने सा लगता है कि ये अप्रोच रखेंगे तो वो समझ पाएँगे। आज, जी, आज की जनरेशन की हम बात कर रहे हैं जहाँ सबके हाथों में मोबाइल है। हुँ, कोई भी 2 घंटे की फ़िल्म नहीं देखना चाहता, 3 सेकंड में 30 सेकंड में जो स्क्रॉल कर 3 देते हैं, से उस दुनिया में भी हाँ, उस आज भी ये अप्रोच रखना बहुत ही डरावना लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझेंगे कि नहीं समझेंगे, आखिर नाटक क्या होता है? हाँ, ठीक है, हुँ, वो सब तो ठीक है, कमाते क्या हो? ये सब सवाल आ जाते हैं। जब भी आप अपनी कन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं, अंत करते हैं, बीच में एक चीज़ जो है हमेशा इर्द-गिर्द आपकी घूमती रहती है, वो होता है एजुकेशन। आप कहते हुँ, हैं कि एक एक्टर को पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है, उस बिल्कुल सही। किरदार को समझना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन का मतलब क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे एक्टर देखेंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके काम में वो चीज़ें देखने को मिलती है, निखर के सामने आती है। तो एजुकेशन का मतलब आपके लिए सिर्फ़ एक डिग्री है या फिर आप बिना पढ़े-लिखे होके भी एक एजुकेटेड इंसान हो सकते हैं? ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप बिहार से हैं, उस भूमि से हैं जहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन की बहुत कमी है, उस जहाँ से आते हैं जहाँ पे लोग एजुकेशन की कमी की वजह से जाने क्या-क्या काम करते हैं। तो ये सवाल इसलिए सिर्फ़ स्पेसिफिक आपसे है। देखिए, मेरे हिसाब से जो एजुकेशन को मैं अलग तरीके से देखता हूँ। एक होती है किताबी पढ़ाई, और ये जो आपने कहा कि डिग्री, और एक होता है विज़डम, बुद्धिमत्ता, नॉलेज। ओके, जैसे कि मैं ऐसे इस पे बात करूँ कि संत रैदास कुछ हो तो आई मीन उस तरह से किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं थे, लेकिन उनको ज़िंदगी की बारीकियाँ वो बहुत अच्छी तरह से कह हुँ, कह हुँ। पा रहे थे। या कबीरदास जी, ये लोग कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी से नहीं थे। तो ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अभी-अभी गाँव जाता हूँ, आप मौसम विभाग का अनुमान बाद में सुनेंगे, हम बुजुर्गवारों से पूछते हैं कि दादा इस बार बारिश कैसी होगी? तो बोलते हैं कि बेटा इस बार जो है बारिश बहुत तेज़ होगी। हम बोले क्यों? तो बोले चिड़िया घोंसला जो है अपना वो पेड़ में नीचे बनाया है, इसलिए। तो उनका अपना कैलकुलेशन, ये विज़डम है, ये नॉलेज है। तो उसका और मौसम विभाग पढ़ाई है, सर्टिफ़िकेट है, देन आप उसके लिए एलिजिबल होते हो कि हाँ, वो एक एक टैग है, एक एक यू नो कि अप्रूवल है एजुकेशन सिस्टम की तरफ से कि हाँ, नाउ यू आर एलिजिबल। तो देयर्स 2 विंग, मतलब एक बुद्धिमत्ता, विज़डम, नॉलेज, और एक है एजुकेशन। तो अगर दोनों का अमलगमेशन हो जाए,
तो बेहतर है। लेकिन मैंने देखा है कि मैक्सिमम टाइम में जब मैं पूछता था, मैं देखता हूँ बिहार में, तो वो लोग गेस्ट पेपर से पढ़ाई करते हैं। वो जो है ना सजेशन, जो है प्रोफेसर ने सजेशन दे दिया या गेस्ट पेपर दिया कि भाई ये 20 सवाल है, इसमें 10 आने ही आने हैं, तो वो सिर्फ 10 सवाल के 20 सवाल की पढ़ाई करेगा, बाद बाकी विषय की जानकारी नहीं है। तो उनका मेन मोटिव होता है कि किसी तरह पास करके ये सर्टिफाई कर दिया जाए कि हाँ मैं 12th किया हूँ या ग्रेजुएट हूँ या एमए किया हूँ या एमएससी किया हूँ, ताकि मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकूं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई आपका जो थॉरो नॉलेज है उस विषय को लेकर के वो होना चाहिए, ताकि आप जिस जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने की बात कर रहे हैं उसमें खुद ब खुद ये जो है ना आपको सहयोग करेगा, ये उनको नहीं पता हो। तो वहाँ पे सर्कमस्टांसेस अलग हैं, क्योंकि वो खेत भी जाता है, वो दुकान पे भी बैठता है और उनको पढ़ाई भी करनी है, ताकि वो एलिजिबल हो सके किसी भी प्रवेश परीक्षा को देने के लिए। तो कुछ-कुछ तो है टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे, उस हिसाब से उन लोग का मेन मोटो हो जाता है कि किसी तरह से क्वालिफ़ाई करें। तो मेरे ज़हन में जो है ये दोनों अलग चीज़ है। अगर दोनों एक इस पे प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाए, दोनों अमलगमेट हो जाए दोनों, कि विज़डम बुद्धिमत्ता और आपका एजुकेशन, तो मुझे लगता है कि वो सार्थक होगा और वो हो रहा है कमोबेश। और जिन्होंने इस गूढ़ चीज़ को समझा है, इसकी महत्ता को समझा, वो आगे बढ़े हैं और आगे बढ़े हैं, पढ़े हैं और वहाँ से निकल कर के वहाँ से निकले हैं एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशंस तो है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट बिहारी की। एक आप ही की कहानी है जो आपको इरफान सर ने सुनाई थी, कि जब बत्तख चलता है तो बड़ा स्मूथ लगता है, लेकिन पैर जो चलता रहता है ना नीचे, तो कितना पैर चलाना पड़ा। क्योंकि 12-13 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में आए हुए, अभी तक जितना पैर चलाना पड़ा, और क्या वो स्मूथनेस आपको देखने को मिल रही है या फिर अभी और पैर चलाना बाकी है? देखिए ये एक सतत प्रक्रिया है। ये आर्ट जो है, कोई भी आर्ट फॉर्म कभी भी ये कंप्लीट नहीं होता और यही इसकी खूबसूरती है। तो उस लिहाज से ये जर्नी तो चलती रहेगी, अपने आप को ढूँढने की कवायद, अपने के आस-पास की चीज़ों को समझना, एक नया आयाम, एक नया फलक, नई समझ पैदा करना। फिर जैसे-जैसे प्रोग्रेशन हो रहा है सोसाइटी का एजुकेशनल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे, जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है इंडिया और आपकी सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, और हमारा काम है इस सोसाइटी को ऑब्जर्व करना। और जो भी आप ऑन स्क्रीन देखते हैं, इट्स अ रेप्लिका ऑफ जो आपके इर्द-गिर्द घटना घटती है। तो उन घटनाओं से फ़र्क पड़ता है और हमें अवेयर होना होता है इन सारी चीज़ों से। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, आपके सारे सेंसेस खुले होने चाहिए, आप चौकन्ना रहें, चौकस रहें अपने आस-पास के माहौल को लेकर के, और उसको समझने के लिए आपकी खुद की एक समझ होनी चाहिए, जो कि बेसिक पढ़ाई, एजुकेशन, अवेयरनेस से आती है। अवेयरनेस का मतलब है कि बैंकिंग ऑफ नॉलेज, आप वो नॉलेज कहाँ जहाँ से भी लो। लेकिन हम्म। अवेयरनेस के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, एंड एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं और जिस ज्योग्राफिकल ज़ोन से आते हैं, हम्म। वहाँ हम मान के आते हैं, हम ठान के ही आते हैं कि जो है ये संघर्ष तो रहेगा, ठीक है? संघर्ष, क्योंकि संघर्ष हर एक चीज़ में है, ठीक है? आप मुझे शुरू से लगता है कि हम ये समझ लेते हैं संघर्ष इज द पार्ट ऑफ लाइफ। या क्योंकि डेफिनिटली बिकॉज़ जीवन से मैं आती हूँ, मुझे संघर्ष संघर्ष लगता ही नहीं है, ये लगता है ये तो हमारा नहीं काम है, लगता ये है। तो करना ही इट्स है। इट्स इट्स अ डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में ये शामिल है। और अगर इसको बायोलॉजिकल भी देखें और इसे भी देखें, तो हमारी जो पैदाइश है वो भी इज़ काइंड ऑफ स्ट्रगल, ठीक है? संघर्ष के बिना आपने अगर साइंस पढ़ा हो तो विदाउट फ्रिक्शन देयर इज़ नो मूवमेंट, आप कुछ कर नहीं सकते एज़ सच। बिल्कुल। टायर और हाँ, इसके पेन और पेपर के बीच में अगर संघर्ष ना हो तो लिख नहीं पाएँगे। तो उसी तरह जीवन में अगर संघर्ष नहीं होगा तो हम स्मूथली मतलब रन नहीं कर पाएँगे लाइफ़, वो स्टक हो जब जाएगा। लोग बोलते हैं सर, मुझे जब लोग बोलते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, मैं अपनी वो नहीं बता रही हूँ कि लोग मुझे बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ। बट हुँ। एक एग्जाम्पल कि जब लोग बोलते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, तो मैं एक क्षण के लिए सोचती हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ क्या? ये तो करना ही था ना, ये तो करना ही है। बिल्कुल। मतलब जो इंसान मुझे ये बोल रहा है, शायद उसके लिए मैं मेहनती हूँ, लेकिन जिस आपने जैसे बताया कि जहाँ से हम आते हैं, वहाँ हमारे अंदर ये इनबिल्ट होता है, हमें ये करना ही है, हमने शुरू से वही देखा है, हमारे बिल्कुल, पेरेंट्स वही बिल्कुल। करते आए हैं, और वहाँ से निकल के यहाँ आना, हमें लगता है कि हम ये नहीं करेंगे तो शायद हम यहाँ नहीं है। तो बिल्कुल, जो इसके बात अलावा आप करेंगे क्या? इसके अलावा हमारे पास हुँ, है क्या? कोई ऑप्शन भी हम नहीं है। हमारे पास है क्या? हाँ,
तो और इट्स अ पार्ट आप ऑफ लाइफ। जी, आप सीखने की बात करते हैं कि आप कहीं से भी सीखिए। आप ये भी बोलते हैं कि जब मैं गाँव जाता हूँ 2 महीने के लिए, तो वो हमारी अलग एजुकेशन चलती है। मैं वहाँ से कैरेक्टर अपने साथ लेके आता हूँ, लोगों को देखता हूँ, समझता हूँ और फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ। किन कैरेक्टर्स की बात करते हैं आप? किसको देखते हैं? क्योंकि सर जब बिहार से कोई आता है ना, तो बहुत सारे कलाकार नहीं आते हैं, लेकिन जो आते हैं उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो कलाकार हैं। तो ये मुझे बहुत वहाँ का जो लहजा है, वहाँ का जो वहाँ का जो कल्चर है वो अपने आप में काफ़ी रिच है। वहाँ पे एक ही, जैसे कि बोलते हैं कि हर एक 20 किलोमीटर पे पानी बदलता है और हर एक 10 किलोमीटर पे 40 किलोमीटर पे वाणी बदलता है। तो हम लोग भी इसलिए तो वहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ बहुत सारे कलर्स हैं। उस हिसाब से उस मूड और मिजाज के, उस स्लैंग के लोग भी हैं और बहुत पढ़े-लिखे लोग भी हैं। बहुत कम पढ़े लिखे भी लोग हैं, लेकिन वो मानना नहीं चाहते। कुछ लोग हैं जो जानते हैं पर बताना नहीं चाहते। किसी का किसी चीज़ से क्षोभ है, किसी को किसी चीज़ से शिकायत है, कोई अपने में ही मगन है और उसमें जो डिस्टिंक्ट अलग-अलग रेंज ऑफ पीपल है, उसमें सब में हुँ, कलर्स है, सब में कलर्स है, हुँ, सब में अगर आप बारीकी से देखोगे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्लस्टर ऑफ पीपल। उसमें जैसे गार्लैंड होता है ना, उसमें अलग-अलग फ्लावर होता है और उसका जो एक सिलसिलेवार तरीके से जब उसको अरेंज करते हैं, तो वो गार्लैंड के फॉर्म में दिखता है। तो उसी तरह जो हमारी सोसाइटी है, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे भी इसी तरह का क्लस्टर है, जिसमें अलग-अलग तरीके के लोग, जिसकी अपनी एक अलग महत्ता है, उनका अपना अलग इम्पोर्टेंस है। लेकिन उसमें बहुत सारे इंस्टिंक्ट, बहुत सारे फीचर्स बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। उनको खुद नहीं पता होता कि वो इतने कलरफुल हैं, इतने अट्रैक्टिव हैं, उनकी चीज़ें हैं जो अंडरलाइन करने वाली है। जो अगर मैं उसको वहाँ से कहते हैं ना, जो जो वहाँ पे जिसके पास है उसको उस चीज़ की कदर नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को मैं वहाँ से ला करके यहाँ पे नेशनल फ़लक पे यहाँ पे मुंबई में ला करके उसी कैरेक्टर को पॉलिश करके जब मैं मार्केट में बेचता हूँ, तो मतलब आई मीन जब उसको प्रस्तुत करता हूँ, तो वो प्राइसलेस हो जाता है। मतलब आई मीन बोलते या वाओ! ये क्या कैरेक्टर है, कहाँ से आया ये, क्या? तो वहाँ पे बतेरे हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है? आपको उसमें से सेलेक्ट करके आपके मुताबिक उसको वहाँ से ला करके अपनी अपनी समझ से उसको पॉलिश करके आप हम पर्दे पे उसको पोर्ट्रेट करते हैं, तो वो वाओ कैरेक्टर हो जाता है। जबकि वहाँ पे हर एक तीसरा बंदा ऐसा है, हर एक चौथा बंदा ऐसा है जिसमें पेक्यूलियरिटी है, जिसमें उनके अपने अलग फीचर है, लेकिन उनको पता नहीं है और वहाँ के लोगों को भी पता नहीं, क्योंकि वो उन्हीं के बीच में रहते हैं। मुझे पता चल जाता है क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ से ट्रैवल करके जाता हूँ और थोड़ा दूर से देखता हूँ। जब क्या होता है ना कि आपके आइज़ या कोई भी चीज़ आपके आइज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, तो आप उसकी रेखाएँ नहीं देख सकते। लेकिन थोड़ा एक डिस्टेंस डी वैल्यू जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रखेंगे तो क्लैरिटी के साथ दिखेगा। तो मैं वो डी वैल्यू मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ यहाँ से, एक ईगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई क्या चल रहा है और ये यहाँ से डिफरेंट कैसे है, उनके अंदर क्या पेक्युलियरिटी है। तो वो सारे कैरेक्टर्स को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ बात करने में, उनकी एक्टिविटीज को देखने में, जो स्लैंग और बॉडी लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं आपसी बातचीत में। तो उनको उन सारे सारे मोमेंट्स को, सारे सिचुएशंस को मैं चुरा लेता हूँ और कहीं ना कहीं मैं अपने कैरेक्टर्स में उनको मतलब पिरो देता हूँ, तो वो कैरेक्टर इनहांस सर होता आप तो एक एक्टर हैं, आप चुराने जाते हैं, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो एक अलग फीलिंग होती है। उन लोगों को देख के अपनापन सा फील होता है। वो है। जो चीजें हम देखते हैं जब जाते हैं घर, तो ऐसा लगता है कि वो दिल्ली में क्यों नहीं है? ये सहजता दिल्ली में क्यों नहीं है? दिल्ली के लोगों में, वहां के लोगों में ये सहजता क्यों नहीं है? कभी-कभी क्यों देखने को मिलता है हमें ये दृश्य? सहजता की बात आई है, आप हमेशा सहजता की बात करते हैं अपनी एक्टिंग में, अपने किरदार में। सहजता आखिर है क्या? एक बार एक्सप्लेन करेंगे रवि के लिए सहजता क्या है? सहजता ये है कि जो आपका कंफर्टनेस है, कंफर्टनेस मतलब जिसको लेके लेके आप कॉन्फिडेंट हो, जो आपका नॉलेज है, नॉलेज का बोस्टिंग नहीं होना चाहिए, नॉलेज का कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, किसी किसी भी चीज का दिखावा नहीं होना चाहिए। इफ चीजें हैं, अगर आपके अंदर वो सारी चीजें, तो वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा। लोगों को बोलने दो, करने दो। आप जो है अननेसेसरी फ्लॉन्ट मत करो चीजों को। अब
कपड़ा है, जैसे मैं जिस कपड़े में सहज हूँ, जिसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं पहनता हूँ। जिसमें मैं सहज हूँ, मैं लोगों के हिसाब से मैं कपड़े नहीं पहनता। हाँ, सेट पे कैरेक्टर किरदार के लिए मैं पहन सकता हूँ, लेकिन मैं दैनंदिन में जो रोज़मर्रा की मेरी ज़िंदगी है, उसमें मैं जिन चीज़ों को लेके सहज है, जैसे आप किसी बड़े होटल में जाते हैं, आप देख रहे हैं कि सभी जो है वो चम्मच और फ़ोर्क से खा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा हुँ, एब्नॉर्मल फ़ील करते हैं क्योंकि आप उसमें सहज नहीं है। लेकिन आप भेड़-चाल में शामिल होना चाहते हो और चम्मच गिर जाता है और आपका जो है खाना यहाँ से इधर गिर जाता है, या कुछ तो भी होता है ऐसा एब्नॉर्मल सा होता है, मैंने देखा कि आप यही और लोग क्या ऑफ हो कहेंगे? जाता है। हाँ, लोग क्या कहेंगे? तो मैं लोग क्या कहेंगे को नकारता हूँ, और मैं अगर सहज हूँ कि मैं जब मुझे हाथ से खाने में मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं हाथ से ही खाऊँगा, ठीक है? मैं लोगों को देख कर के हिसाब से, लोगों को देख कर के मैं अपनी चीज़ें बदलना नहीं चाहता मैं, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो जाए तो। अगर उससे तो पूरा ऐसी नॉर्म कोई से थोड़ा ज़रूरत पड़ी, उसे बदलनी पड़ी? कुछ ऐसी कहानी आपके पास कि कोई ज़रूरत पड़ी और कुछ आपकी सहजता में असहजता लाना पड़ा आपको? ऐसी कोई कहानी है? देखिए, जनरली क्या होता है जब हम किसी वो बड़े इसमें जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, और वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एक 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 उसका ड्रेस कोड होता है। आप कोट पैंट टाई सूट पहनना पड़ता है अलग-अलग, और मुझे वो लगता है कि वो पहरावा हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारा जिस तरह का यहाँ क्लाइमेटिक कल्चर है, चलो यहाँ के हिसाब से नहीं बना है। वो वेस्टर्न का जो है ना, वेस्टर्न से लिया गया मामला है, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है वहाँ के हिसाब से, इसलिए एक एक कोट, एक ब्लेज़र, फिर उसके ऊपर से बोट, टाई कि हवा इधर से ना जाए। तो ये लोग समझते हाँ, नहीं हैं। हाँ, हाँ, तो कहीं से एयर ना पास हो, इसलिए शर्ट टकिंग करते हैं। फिर कोट पहनते हैं, फिर ब्लेज़र पहनते हैं, फिर हैट पहनते हैं ताकि ऊपर से स्नोफॉल से बच सके। ग्लोव्स हुँ, पहनते हैं, पॉकेट पॉकेट में हाथ डाले रहते हैं। तो वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वो इंडियन कल्चर नहीं है। तो लेकिन फिर भी लोग पहन लेते हैं। गर्मी में भी आप देखेंगे शादी-ब्याह में भी भाई थ्री पीस पहने हुए हैं, पसीना चू रहा है, टप-टप हो रहा है, लेकिन फिर भी पहने हुए हैं। हाँ, तो ऐसे जब किसी माहौल में मैं जब जबरन मुझे जाना पड़ता है तो मुझे भी पहनना पड़ता है। लेकिन सच मानिए मैं बहुत डिस्कम्फर्ट फ़ील करता हूँ उसमें, और मेरा ये इस समय पे कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है, मुझे पसीना आने लगता है। तो मैं उसमें थोड़ा असहज महसूस करता हूँ। तो लेकिन करना पड़ता है कभी-कभी। तो मैं अवॉइड करता हूँ मोस्टली कि भाई ये इन सब से बचा जाए। ताकि फिर क्या है ना, आप जैसे ही असहज होंगे, तो आप फिर असहज उसका इम्पैक्ट आपके थॉट पे पड़ेगा, आपके बिहेवियर पे पड़ेगा, और आप फिर बनावटी चीज़ें करोगे, जो कि आप हो नहीं। तो मेरा रवीपना, भदैसपना ही मेरा यूएसपी है, और मैं मानता हूँ मैं ऐसा ही हूँ, और ऐसा होने में कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा होना बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। ऐसा होना, सोचना आपको इतना सहज और इतना खूबसूरत बना देता है सर, कि हुँ, ऐसा होना कोई ऐसा हो नहीं पाता है। तो जब ऐसा भी तभी होता है जब आप एजुकेशन की बात करते हो, वो एजुकेशन जब आपके पास आता है, जब आप सोचते हो कि ये लोग क्या कहेंगे, लोग एक दिन यही कहेंगे कि यही रवि है। एक और सवाल, लोग क्या कहेंगे से बिहारी हो, लगते नहीं हो यार, एक्टर कैसे बन गए? इस सवाल का सामना हुआ है कभी? अरे ब पता नहीं क्यों लोगों को बड़ा परहेज़ होता है बिहारी कहे जाने से। मैंने मोस्टली देखा है, मुंबई में थोड़ा कम है। दिल्ली में ऐसा जनरली मैं देखता हूँ कि बिहारी कहे जाने का मतलब कि इट्स अ काइंड ऑफ गाली। वो समझते हैं अच्छा बिहारी या भैया, तो लोगों को लगता है थोड़ा कि यार थोड़ा इंसल्ट फ़ील करते हैं। जबकि इसके जस्ट हुँ, अपोज़िट मैं बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ कि क्योंकि ये वो भी फिर फाइनली आपके नॉलेज और एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपने बिहार को किस तरह से समझा है। बिहार की समग्र जानकारी बिल्कुल। आपके पास है कि नहीं? जिसको बिहार के का जो अतीत, बिहार का कल्चर, बिहार का पूरा वहाँ का आर्ट, कल्चर और ऐतिहासिक जो उनके ब इम्पोर्टेंस है, उसको जो नहीं जानता है, उसको ये गाली लगती होगी, बिहारी कहा जाना, एड्रेस किया जाना। लेकिन मैं बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ, और हर एक इंटरव्यू में मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, ठीक है? और आप सिर्फ़ क्योंकि मैं मानता हूँ कि बिहारी बहुत ही कर्मठ और बहुत ही हौसला, और उसका जो वही मानने, जानने और ठानने वाला जो जो मादा है, उस पे वो यकीन करता है, और कुछ भी दे दीजिए आप उसको, ठीक है? आप मिट्टी दीजिए, वो पहाड़ बना देगा। मतलब आप वो कुछ भी कर सकता है। हालाँकि जैसे मांझी बन जनरली फ़िल्म जाएगा में वो। बोलते हैं कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं बोलता हूँ वो बिहारी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो मांझी आप बन जाएगा जी, जी, जी। मैंने बोला मांझी बन जाएगा वो, पत्थर काट के बिल्कुल, रास्ता भी बिल्कुल। बना देगा। हाँ, तो मांझी भी बिहार का ही है। तो
मुझे फ़क्र है, मुझे प्राउड है। वहाँ पे मैं अगर ऐसे बोलूँगा तो बहुत ही ये हो जाएगा, लगेगा वो तो क्या कहते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट हो जाएगा, बहुत जनरल स्टेटमेंट, जो कि बुद्ध और चाणक्य और जिनको गिनवाऊँ। तो ये गिनवाना मेरा मकसद नहीं है, वो थे, उस पे आप प्राउड फ़ील करो, लेकिन जो है उस पे भी मुझे प्राउड है। ठीक है? जब मैं देखता हूँ अपने आस-पास इर्द-गिर्द, पता चलता है अरे ये बिहारी है। जो एक्सट्रीम पे बिहारी का एक मूल एक नेचर है, वो है जो भी वो करेंगे, वो एक्सट्रीम पे जाके करेंगे। अगर वो दोस्ती करेंगे, तो एक्सट्रीम पे जाके करेंगे, दुश्मनी करेंगे, तो एक्सट्रीम पे जाके करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो वो भी एक्सट्रीम पे जाके करते हैं और अगर निरक्षर रहना, तो वो भी एक्सट्रीम पे है। तो उनके है कि मैक्स, वो किसी भी चीज़ को हुँ, मैक्सिमम पे जाके करना करते हैं और वो ठान लिया बिल्कुल, तो ठान लिया, कर डालेगा। तो ठान इसलिए लिया मुझे तो फिर अब करके दम। बहुत सारी हाँ, आपने चीज़ें गिनवाई, एक ऑनेस्टी, रॉनेस मैं इंक्लूड कर रही हूँ कि ये भी बिहारी में होता है। जब हम दूर देश में जाते हैं, दूर प्रदेश में जाते हैं, तो एक बिहारी को देख के रिश्ता वाला एक फीलिंग जो होता है, वो अपने आप आ जाता है बिल्कुल। और वो देखने को भी मिलता है। इसमें आप 2 लोगों का नाम लेते हैं। एक तो इरफान सर हैं और दूसरा नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी। हुँ। इरफान सर के बारे में कुछ बताइए क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, मुझे लगता है कि कलाकार कभी मरता नहीं। इरफान सर फिज़िकली यहाँ नहीं है, लेकिन अगर किसी को ना बताया जाए, अगर किसी के पास नॉलेज की कमी है, कोई लेमैन जिसको बताया जाए कि वो नहीं हैं, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हैं। वो जो हुँ, करके गए कि आर्टिस्ट का जो की जो कृति होती है, वो अमर होती है। वो उसके उसके होने ना होने से फ़र्क पड़ता है। वो इतना कर गुज़रे हैं कि वो उसको उसको ही अगर सलीके से कोई देख ले तो बहुत कुछ सीख सकता है, समझ सकता है और इरफान सर को समझ सकता है कि वो किस तरह के व्यक्ति रहे और किस तरह का व्यक्तित्व था उनका। तो मुझे काफ़ी मलाल है इस बात का कि अभी तो उन्होंने ढंग से मतलब अभी भी एक्सप्लोर करना शुरू किया था उन्होंने और अगर मुझे लगता है कि अगले 10 साल और वो इंडस्ट्री में रहते हैं, इस फील्ड में होते हैं, अपने अभिनय क्षेत्र में, तो वो एक अलग अलग मतलब एक मुकाम होता है आई थिंक हॉलीवुड जब मतलब एक्टिंग की तरफ मेरा रुझान हो रहा था और खास करके मैं आपको बता दूँ कि कायदे से मैं तो ये फ़िल्म एक्टिंग में तो आना ही नहीं चाह रहा था। ठीक हुँ, है। मेरा मेन फ़ोकस था थिएटर में और मैं थिएटर को ही एक्सप्लोर करना चाहता था। मैं थिएटर में हबीब तनवीर सर के साथ काफ़ी दिनों से जुड़ा रहा हूँ मैं। उनके ग्रुप से जुड़ा हुआ था तो मुझे वो काफ़ी अट्रैक्ट करते थे। मुझे लगता था कि उन्हीं के तर्ज पे जिस तरह वो काफ़ी पढ़े-लिखे नॉलेजेबल बंदा है, अब्रॉड से लौट कर के आए हैं और जिस तरह से उसने छत्तीसगढ़ी फ़ोक को लेकर के उसको समसामयिक तरीके से उसको मिक्स मैच करके जो एक नया चीज़ लेके आए हैं वो मार्केट में, नया थिएटर के बैनर तले। उस वैसा ही मैं कुछ करना चाहता था कि मैं थिएटर थिएटर करूँ, थिएटर की पढ़ाई करूँ, थिएटर को समझूँ और बिहार की जो आर्ट और जो भी फ़ोक फ़ॉर्म है, उसको हुँ, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको इस तरह से रिप्रेज़ेंट करूँ, उसको लेकर के इंटरनेशनल फलक तक जाऊँ। बट ये हो ना पाया क्योंकि एनएसडी में मेरा सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पाया, सो मैं इससे महरूम रह गया और फिर देन एफटीआई आ गया और एफटीआई आने के बाद तो सारा कुछ मामला ही फ़िल्मी हो गया। मेरे अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था मुंबई आने के अलावा। मुंबई आ गया और जब मैं फ़िल्म के प्रति रुझान बढ़ना शुरू हुआ तो मुझे जो सहज जो जो रियलिस्टिक एक्टिंग है, जब मैं एक्टिंग को समझना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार एक्टिंग ऐसा जो लगे नहीं कि हो रहा है, पर हो रहा है। है तो एक्टिंग पर आम लोग इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं और वो इतना सहज लग रहा है कि उनको लग रहा है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन उनको पता नहीं कि इस सहजता को अचीव करने के लिए कितना कॉम्प्लिकेशन मतलब कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं ताकि आप इतने ईज़िली देख पाते हैं कि भाई वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन कायदे से आप लोग भी देखेंगे, आप लोग भी एंकर हैं। जब शुरुआती दौर में आप लोग ट्रेनिंग में होंगे और या जब रियाज़ या प्रैक्टिस करते हो, जैसे ही कैमरा ऑन होता है, तो मतलब सब कुछ नम हो जाता है। भाई यार क्या बोलना है, बिल्कुल। कैसे बोलना है, कैसा? तो उसको लेके सहजता तो आप समझ सकते हैं कितना टफ जॉब है इसको कैमरे को लेकर के सहज होना या हम तो यहाँ पे सिर्फ़ बातचीत की बात कर रहे हैं। अब किसी पर्टिकुलर सीन को इनैक्ट करना, अपने अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जाकर के चीज़ों को करना। तो इट वाज़ टफ तो इस लिहाज से मैं जब रियलिस्टिक एक्टिंग को देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये जो
इरफान सर हैं, इनमें तो कुछ बात है, अलग अलहदा है, कुछ समथिंग डिफरेंट। तो मैंने उनको देखना शुरू किया, उनको समझना शुरू किया। नसीर सर को भी मैं एडमायर करता हूँ। बट वो बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही उनका जो तरीका है वो बहुत ही पॉलिश्ड लगता है और काफी इम्पैक्टफुल होता है। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके जो एग्जीक्यूशन है, जो भी सीन का, तो उसमें लगता है कि ये क्लासिकल है, ये पॉलिश्ड है, ये डिजाइंड है, लेकिन इम्पैक्टफुल है। वो आम लोग उससे ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो जिसको समझ है इस कला की, वो उसको काफी अप्रिशिएट करते हैं और उसको एक दर्जा देते हैं। लेकिन मैं सहजता के मसले पे मैं बात करूं तो मुझे इरफान सर को लगता है कि ये कोई भी आम व्यक्ति हो सकता है, आम व्यक्ति इजिली कनेक्टेड फील कर सकता है। तो जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था तो उनकी फिल्म थी हासिल। हासिल हम्म। कमोबेश मैंने तकरीबन 30 टाइम्स उसे एवर भी देखा था, और उनके सारे डायलॉग्स मुझे ऐसे जुबानी याद हैं। और कायदे की बात है कि जिसको आप इतना एडमायर करते हो, जिससे सीखते हो, इंस्टीट्यूट में रहते हो, एक अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैंने उनको सीखा, जाना, समझा। और आपकी पहली फिल्म उनके साथ हो तो ये तो ऊपर वाले का ग्रेस है। मैं मानता हूँ कि ये बड़ी उपलब्धि है मेरे लाइफ में। और जो आपने पूछा था अभी कुछ देर पहले सवाल कि आपके करीबी कौन सा कैरेक्टर है, आप कौन से प्रोजेक्ट आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया है और आपको आप सेटिस्फाइड हो, तो पाल सिंह तोमर है। वो उसी ने सब कुछ दिया है। अभी जिस भी मुकाम पे हूँ, और मुझे, मैं चाहे कितने भी बतेरे काम कर लूँ, उससे बेहतर काम कर लूँ, लेकिन लोग मुझे पाल सिंह तोमर कहीं नहीं जानते हैं। तो जब मैं सेट पे पहुंचा इरफान सर के इरफान सर को देखना, पर मुझे देख करके ऐसा फील हो रहा है कि अनबिलीवेबल, मतलब यार मैं इनके साथ काम करने जा रहा हूँ, ये ऐसा है। और मैं कैसे उनको फेस करूंगा, और उनका मेरा रिलेशन जो है ऑन स्क्रीन, वो चाचा और भतीजे का है रिलेशन। तो मैं तो लगी थी वाट, मैं तो रुकी चालू था, कैसे करूं नहीं करूं। तो मैंने अपना पहला टेक दिया। वो टेक है जब होली के दिन वो मेरे भाई को, चचेरे भाई को, यानी इरफान सर के, मतलब पाल सिंह तोमर के बेटे को मार पड़ी होती है। वो खाट पे लेटा होता है, और मैं बहुत ही गुस्से में अंदर से बंदूक लेके निकलता हूँ और बोलता है कि तुम खून पानी हुआ दद्दा के, तुम बस से चलो रट्टू बाबू सिंह, आज तुम नहीं तो हम ही जाके फैसला सुनाए। तो ये सीन करना था मुझे, और मैं तो वो मैंने किया। जो भी मेरे टूल्स थे, जो भी मैंने सीखा था, उस हिसाब से उसको आजमाते हुए मैंने किया। तो वो जब हुआ और कट हुआ, उसके बाद रिलैक्स हुआ माहौल, तो इरफान सर ने पूछा कि भाई यार, ये नया लौंडा कौन है यार, वो तो मतलब ये तो आग है ये लड़का। तो बोले मिले नहीं। तो तीशू भाई जो कि इरफान सर के फ्रेंड ही है, तो मिले नहीं, बोले नहीं नहीं। बोले रवि इधर आओ। यस सर। बोले ये इरफान है। बोले अरे गुरुदेव ठीक है। यही, बोले इसी का तो इनको इनको इंतजार था। हाँ, ये परिचय के मोहताज नहीं है। बोले ये रवि है, ये एफटीआई से। तो इरफान सर बोले, तभी कहे कि कुछ तो बात है इसमें यार, मतलब कुछ तो खेल है इसमें। तो उसके बाद हमारी जो है ना, वो हमारा उठना बैठना, वो मामला सहज हो गया दोनों के बीच में। और फिर जब भी मुझे मौका मिलता था, एक जो है ना प्रशिक्षु स्टूडेंट के हिसाब से मैं उनसे पूछता रहता था, दादा आप बताइए, आप जब करते हैं तो लगता है कि एकदम फ्री फ्लो, आइट नमक की तरह जर्र से गिरा जा रहा है, कोई एफर्ट नहीं लग रहा है। मैं करता हूँ एग्जीक्यूट में भी, क्योंकि लोग सेटिस्फाइड है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं काफी एफर्ट ले रहा हूँ चीजों को करने में। तो बोले कि यार तुम भी आर्मी हो, मैं भी आर्मी हूँ, दोनों युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन मैं जो है ना, कारगिल वगैरह लड़ चुका हूँ, मैंने बहुत सारे युद्ध लड़ चुका हूँ, एक्सपीरियंस है। तुम भी ट्रेनिंग लेके आए हो, लेकिन क्या है कि अभी तुम्हें जो भी तुमने किया है वो मॉक ड्रिलिंग है, तुमने मॉक सिचुएशन में किया है। उसमें तुम कॉन्फिडेंट थे कि भाई गोली तो लगनी नहीं, तुम्हें तो कुछ ऐसा अकस्मात कुछ तुम्हारे साथ कुछ घटित होना नहीं, कोई तुम्हें गोली मार तो नहीं देगा, तो वो खौफ जो है तुम्हारे अंदर बिल्डअप नहीं हुआ। लेकिन जब हम युद्ध में जाते हैं, कब किधर से गोली चलेगी, किधर से क्या होगा नहीं होगा, हमें कुछ पता नहीं था। तो उस सिचुएशन, उस प्रेशर को हैंडल करना, वो नहीं किए हो अभी, तो इसलिए तुम्हारे साथ एफर्ट लेना पड़ता है तुमको अभी। और हमारे इनबिल्ट है, वो सिस्टम में शामिल हो चुका है, इसलिए इतनी सहजता है। फिर उनके अलावा जो आप बतख वाला एग्जाम्पल देते हो, वो मेरे लिए गुरु मंत्र रहा है, और उसको मैं मानता हूँ, उसी को फॉलो करता हूँ। बोले कि पानी पानी में, मैं बोला दादा कुछ तो टिप्स दे दो। कुछ तो बोला, भाई एक ही गुरु मंत्र दूंगा, बाद बाकी तू देख के सीख, इतना सीख लिया तो आगे भी सीख लेगा। बोले दादा बताओ क्या। तो बोले बोले वो यार तू वो पानी के ऊपर बतख को तैरते देखा, डक। बोले जी बोलिए ना बतख, मुझे पता है, मैं बिहारी हूँ, चलेगा।
बतख पता है, ठीक है। अब बतख को बक्कत भी बोलते हैं है हम, ना? चले। हम ठीक है। बतखवा भी बोल देते, बतखवा जा रहा है। तो बत्तख को देखो पानी के ऊपर तैरते हुए, बोले जी देखा है, बोले तो कितने स्मूथली विदाउट बिना बिना पानी वानी को जो है ना ज्यादा छेड़छाड़ किए हुए आराम से स्मूथली निकलता चला जाता है। और मैं बोले जी, बोले उसके पानी के नीचे उसके पाँव को देखे हो? मैं बोले ये सब तो एडवेंचर कभी किया नहीं। ठीक है, कभी कभी जो है नेशनल ज्योग्राफी में और उसमें डिस्कवरी में देखा है। तो बोले कितना तेजी से पैडलिंग हो रहा होता है। बोले जी। तो बोले जो पानी के ऊपर है वो कैमरे के सामने वो एक्टर है जब वो परफॉर्म करता है, लेकिन उसका जो इंटरनल सिस्टम है, इस स्थिरता, ये गंभीरता और स्थिरता को अचीव करने के लिए जो उसका इंटरनल मैकेनिज्म है वो इतना तेजी से वर्क करता है, वो कॉम्बिनेशन इतना तेजी से काम करता है। लेकिन वो कॉम्बिनेशन, वो जो पैडलिंग है वो कैमरे के सामने या ऑडियंस के सामने परिलक्षित नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं बोला अरे गुरु, तो बात हो गई यार, मतलब तो, मैं फिर सोचने के लिए मजबूर हुआ। बोले हाँ, कि जो सहजता की बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, उस सहजता को अचीव करने के लिए हमें कितने लेयर से कितने से गुजरना होता है, मतलब पहले असहज होना होता है, फिर तो कोई सहजता को। शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो ऐसा शॉर्टकट। ठीक है, हम्म। शॉर्टकट नहीं होता, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने देखा वो थ्री इडियट्स में वो जो तीस चौथा एक्टर है, हम्म। अ, क्या नाम है उसका, वो जो बहुत स्टूडियस था बंदा, तो उस वो अपने जो वो है उसी तरह का कैरेक्टर था, चतुर। हाँ, उसी तरह का कैरेक्टर था, उसमें वो फिट था। उसे और जब उसको जिस तरह का था और जिस तरह का कैरेक्टर था उसमें उसको डाला गया तो वो हिट कैरेक्टर है। लेकिन जब उसको दूसरे और दूसरे कैरेक्टर्स में आजमाया गया, दूसरे अलग प्रोजेक्ट में आजमाया गया, तो वो सेम चीज कर रहा था, उसके अंदर वैरायटी नहीं था। तो उसको लगा कि भाई इससे हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये लंबी दौड़ अगर का घोड़ा बनना है आपको तो सारे रिगरस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल है ना, आप मान लो कि आपको सिर्फ पढ़ाई गिरी ही करनी है, तो आपको उसकी ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। आप आप बिल्कुल। आप एक पत्रकार हैं, आप यहाँ तक आए, आप क्वालिफाई करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, अभी 3 महीने हम्म। ट्रेनिंग करते हैं, फिर प्रोबेशन होता है, फिर चीजें बनती है। तो ट्रेनिंग तो चाहिए, मेहनत तो बिल्कुल, चाहिए। ट्रेनिंग चाहिए, वो भरोसे के साथ काम करना, आप उसको कितना दे रहे हो तब आप एक सहज इंसान बन पाते हो। सिर्फ एक्टर ही नहीं, जब आप एक सहज इंसान बन जाते हो मुझे लगता है तो वो आप सहजता एक्टिंग में भी पकड़ने लगते हो। अगर मैं एक सहज इंसान हूँ तो मुझे पता है कि पत्रकारिता कितनी सहजता के साथ की जा सकती है। जब जब आपको अपने जब आपका जो ये है प्रोफेशन, आपका जो प्रोफेशन आपको प्लेजर देने लगे, तो आप हम्म। समझो कि हाँ, वो मजेदारी वाली बात है और उसको अचीव करना होता है। आपने जैसे कहा ना कि और भी एक मैं मानता हूँ कि एक अच्छा एक्टर होने से पहले आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। सिर्फ एक्टर ही नहीं, बिल्कुल। किसी भी फील्ड में आपको पहले मानवता सबसे पहले है, ह्यूमैनिटी सबसे पहले है। आपको एक ईमानदार, सच्चा और नेक इंसान होना चाहिए। तभी आप वो चीज़ों को उस ईमानदारी से एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे और तभी आपको वो चीज़ें रिवर्ट में मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि जिस आप परिवेश से आते हैं सर, वहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि पैसे मायने नहीं रखते, पैसे बहुत मायने रखते हैं। बिहार ये और यूपी की पैसे पैसे सिर्फ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं, सबके लिए मायने रखते हैं। जो ज़्यादा सबके लिए धनवान या धनाढ़ बिल्कुल, हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा मायने रखते हैं। और ठीक भी है? ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि पैसों का मार हमने देखा है जब क्योंकि आप तो वेल एजुकेटेड फैमिली से आते हैं, आपके घर में साइंटिस्ट भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, भले ही आप आते हैं लेकिन आपने भी इन सवालों का सामना किया है कि क्या करता है मुझला लड़का? ये सब तो ठीक है, कितना कमाता है? बिल्कुल। लेकिन आप जब बात करते हैं, आप कहते हैं कि पैसे मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरे लिए वो किरदार इम्पोर्टेंस है, जिससे मुझे लगता है कि मैं जस्टिफाई कर पाऊँगा, जिससे लगता है कि मैं इसको करूँगा, मज़ा आएगा। तो आप इस तरीके से फ़िल्मों का सिलेक्शन करते हैं। जी। तो क्या, क्योंकि दबंग फ़िल्म भी आपने की है, आपने बोला है कि वो फ़िल्म मेरी नहीं है, सलमान भाई की फ़िल्म है। ठीक है, वो भाई सलमान भाई की फ़िल्म है, मेरी फ़िल्म नहीं है। कभी ऐसा मौका आया या फिर सिर्फ
काम के लिए काम करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगे वो किरदार निभाने के लिए? कैसे? क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने से जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी फिल्में मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, पैसे भी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है, खाना पीना। तो बहुत सारी फिल्में हैं जिसे सिर्फ पैसों के लिए करना होता है, और कुछ फिल्में ऐसी होती है जो हम किरदार के लिए करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं, जिसे करके मजा आता है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा है कि सिर्फ इसलिए करते हैं कि नहीं, बस काम के लिए करना है? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारा शौकिया काम नहीं है। जब आपका पैशन ही आपका प्रोफ़ेशन हो जाए, मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि ये ज़िंदगी है, इसमें ज़िंदगी के इस सफ़र में आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत सारा उतार-चढ़ाव होता है, तो बिना भूखे पेट भजन न होइए गोपाला, ये तो बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अगर मैं ही ज़िंदा नहीं रहूँगा, मेरी ही चीज़ें पूरी अगर फुलफ़िल नहीं हो पाएँगी, तो मैं एग्ज़ीक्यूट क्या हम्म। करूँ? मुझे एक भूखे 4 दिन से भूखा व्यक्ति का एक्टिंग करना है, तो उसके लिए भी मुझे खाना पड़ेगा। वो एनर्जी लाने के लिए मुझे खाना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी मैं उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाऊँगा। तो ऐसा है कि बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेरे हिसाब से, जैसे कि आपने कहा कि 2 तरह का प्रोजेक्ट होता है। एक जो है पेट सैटिस्फाइड करता है, एक सोल सैटिस्फाइड करता है, और अगर दोनों कर पाए, तो मेरे लिए बहुत बेहतर है। तो जैसा नवाज़ भाई भी मानते हैं, मैक्सिमम एक्टर यही मानते हैं कि भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको अपना जो दैनंदिन का जो आपका नीड है, खर्चा है, उसको फुलफ़िल करने के लिए करना पड़ता है। नहीं, मतलब पैसे के लिए करना पड़ता है कि करना चाहिए, करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। दूसरा ये है कि अगर मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर बहुत ही उम्दा है, बहुत ही चैलेंजिंग है और इसको करने में मज़ा आने वाला है, तो तब मैं पैसे को प्रायोरिटी नहीं देता। मैं उस कैरेक्टर को प्रायोरिटी देता हूँ, पैसा जो भी मिले मैं करने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों के लिए मुफ़्त में भी काम किया है, बिकॉज़ कि मुझे वो कैरेक्टर जो है भा गया, या मुझे वो कैरेक्टर अच्छा लग गया। लेकिन मैं जहाँ देखता हूँ कि भाई यार इसका प्रोडक्शन वैल्यू है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, कोई प्रोडक्शन हाउस है, इसके पीछे बैकअप है, इसके पास बजट है, तो फिर उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं चीज़ों को। तो दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैं इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मानता हूँ मिथुन दा को। मिथुन दा को हम्म। जब अवार्ड होता है, जब उनको बताना होता है कि भाई मैं एक परफ़ॉर्मर हूँ, तो मिर्गिया जैसी फ़िल्म भी करते हैं, और भी बहुत सारे, स्वामी विवेकानंद वाला मामला था। उस तरह की भी फ़िल्में करते हैं। और जब उनको पैसे छापने थे, तो उन्होंने एक-एक दिन में 3-3 फ़िल्मों की शूटिंग की है। एक ही तरह से भोंडा से भोंडा फ़िल्म किया है उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो। हम्म। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए लाइफ में, ठीक है? बिकॉज़ क्या है, हम चाकू हैं। अब कोई हायर करता है हमें, तो हम उस चाकू से मुर्गा काटे, कि बर्थडे केक काटे, या कि लौकी काटे। हमें तो काटना पड़ेगा, अगर उसने हायर किया है बिल्कुल। चाकू। ठीक है? तो हम चाकू हैं, और जिस हिसाब से वो लोग हायर करते हैं, हाँ, लेकिन हमें है कि हमारे हिसाब से उसका जो बेहतर इस्तेमाल हो सके, अगर वो ऐसा होता है, तो हमें खुशी होती है। लेकिन बात तो वही है कि अगर आपका जो प्रोफ़ेशन उस तरह का है, भूखे पेट भजन नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं पेट को र, भरना भी जरूरी है। रवि भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। गोड़ लागै छियै क्या हाल भैया, चाल? गोड़ लागै छियै भैया। ये बताओ, ये नॉन रेजिडेंट बिहारी में, हुँ, हुँ। ये बिहार से बाहर गए लोग अब बिहार के लिए क्या करेंगे, अपने शहर के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम उस शहर के कर्ज़दार तो हैं ही, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी नवोद्भित कलाकार और जो भी इस तरह का रुझान है जिनका इस कला के प्रति, लेकिन क्या है, दूसरी तरफ कि ये दोनों पक्ष से होना चाहिए, द्विपक्षीय होना चाहिए। हम उनको बताने के लिए तैयार हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। वहाँ के वो लोग भी तो ढीठ हैं, बिहारी ढीठ तो हैं ही, तो उनको लगता है कि अच्छा, अब आप बताइएगा। तो उनको लगता है कि वो अपने आप में सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, और जो वो कर रहे हैं वही बेहतर है उनके लिए, क्योंकि उनका जो दायरा है, उनके उसके उसको समझने के लिए उसके पास पैरामीटर नहीं है कि बेहतर को बेहतरीन करने के लिए, तो उसको बेहतर एक पैरामीटर, एक बेंचमार्क तो होना चाहिए ना, कि भाई आपके लिए ये है, इसके ऊपर जाना चाहिए, तब इसको बेहतरीन ये बोलेंगे। हुँ, तो हम करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, हाँ, रवि, बोलिए? ये पूरा जो पूरी कोशिश है हमारी टीम के, प्रियांशी की, हमारे साथ स्वाधीन जी हैं, इनकी हुँ, हुँ, कोशिश ये है कि नॉन रेजिडेंट बिहारी एक ब्रिज का काम करे। बिल्कुल। अपने शहर से, अपने बिहार से जो बाहर के लोग गए हैं, हुँ, उनके अंदर का जो बिहारीपन है उसको जिंदा किया जाए, और फिर उसके जरिए एक मैसेज दिया जाए कि ये जो कनेक्शन है, ये जो ब्रिजिंग है, वो मिस जी। ना हो।
तो ये बिल्कुल मैं कोशिश इससे सहमत हूँ। जरूर है, लेकिन इसका मायने बहुत ज्यादा है। जी, जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ और अगर आप जानेंगे, समझेंगे, पता करेंगे तो ये तो मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके पर्टिकुलरली सबसे इंडिविजुअली तो नहीं बता सकता। नहीं बता सकता कि जो है मैं बिहारियों के लिए या बिहारी भाइयों के लिए या अपने भाइयों के लिए, अपने प्रदेश से आने वाले, अपने रीजन से आने वाले लोगों के लिए मैं क्या कर पा रहा हूँ। वो जो भी वहाँ से यहाँ पे आए हैं, कमोबेश जितने भी इस फील्ड में ख़ास करके फ़िल्म में या थिएटर में, तो मैंने कोशिश की है उनसे बातचीत करने की, उनको जो भी यहाँ पे एज़ अ सीनियर जो भी गाइडेंस देना हो जहाँ पर्टिकुलर सही जगह पे पहुँचना, सही टाइम पे पहुँचना, इन सब करने की मैंने कोशिश की और बहुत सारे लोग इसमें सफल भी हैं और वो उसका साधुवाद भी देते हैं कि भैया आप थे तो आपने गाइड किया और आज इस मुकाम पे हैं तो मतलब ये आपके होने की वजह से है। तो जितना मैं कर्ज़दार हूँ उस जगह का, उसके एवज़ में मैं कुछ रिफंड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, इस बात का मलाल है मुझे। क्या है कि जब तक होता है ना कि पैसे अगर आपके पास आपके कमाई से ऊपर हो, तभी आप किसी को उधार दे सकते हैं। तो जब जब तक चीज़ें मेरी ही चीज़ें हैं, उस मुकाम तक अभी तक नहीं फ्लरिश नहीं हुई पहुंचेंगे। कि मैं हाँ, रवि जब उगा है, रवि तो सूर्य की तरह चमकेगा, ये हम लोगों का यकीन है। और हमने तो देखा है रवि को, बहुत स्ट्रगल देखा है रवि का, रवि की जिद देखी है, जुनून देखा है। और एक पूर्णिया और कस्बा जैसे शहर से लेके पुणे और फिर मुंबई तक की यात्रा देखी है। हम नॉन तो इस रेजिडेंट बिहारी प्लेटफ़ॉर्म में से ये दुआ तो करते हैं इस कि तो इस प्लेटफ़ॉर्म से हम मैं ये भी सबको बता दूँ कि जो मेरे सामने मुख़ातिब हैं, जो मुझसे आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मेरे समक्ष जो मुझसे सवाल-जवाब और इस तरह से बातचीत कर रहे हैं और कमोबेश मेरे लाइफ़ के होने में एक बहुत बड़ा पड़ाव, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन वो खुद हैं मतलब पशुपति शर्मा दादा जो हैं वो खुद ही ब उनको पता है कि मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं स्कूल से ही क्योंकि हमारे सीनियर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय से। इनफैक्ट थिएटर में भी हमारे सीनियर रहे हैं गाइडेंस उनका मिलता रहा है, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। इनफैक्ट भोपाल में भी अगर मेरा थिएटर के प्रति कोई रुझान रहा है और यहाँ तक जो मैं पहुँच पाया हूँ, उनमें जो है दादा का पशुपति दादा का बहुत बड़ा हाथ रहा है और मैं आज बहुत एक अलग तरह का एक अलग तरह की फीलिंग आ रही है मेरे अंदर कि मैं उनसे इस नेशनल टीवी पे उनके उनके सामने बैठने का वो मौका मिला और वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो जैसे मेरे लिए बहुत ही एक आत्मविभोर होने वाला मौका है और आई एम गेटिंग इमोशनल फॉर दैट सो दादा जी। सर, क्योंकि ये बिहार रेजिडेंट का शो है, तो बिहारियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उन बिहारियों के लिए जो ये सुन के थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि आप बिहार से हैं क्या? लगते नहीं है। तो उन बिहारियों के लिए जो ये बोलते हैं, ये छुपाने की कोशिश करते हैं, नहीं हम बिहार से नहीं हैं, हम तो दिल्ली से ही हैं, नहीं हम मुंबई से ही हैं। उन बिहारियों के लिए जिनको ये लगता है कि बिहार शब्द एक गाली है, जो छुपाने की कोशिश करते हैं, जो अपनी सभ्यता को जो उनका बिहारीपन है, हाथ से खाना खा लिए, अरे चलो कोई बात नहीं। जो उनकी भाषा है भोजपुरी बोलने में जो असहज महसूस करते हैं, जो बोलते हैं नहीं हमको भोजपुरी नहीं आता है, उनको पूरा भोजपुरी आता है क्योंकि लोग उनको जज कर लेंगे कि अरे भोजपुरी बोलता है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मेरा मानना है कि जब तक आप खुद को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, पब्लिक आपको एप्रिशिएट नहीं करेगी। जब तक आप आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जब आप अपनी महत्ता खुद नहीं समझेंगे, तो सामने वाले से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे? और ये ऐसे ही लोग करें जिनके पास आधी जानकारी है, आधा नॉलेज है, जो बिहार को नहीं जानते समग्र तरीके से अच्छे मतलब उनका नॉलेज बिहार को लेकर के क्यों बिहार को समझने की कोशिश की ही नहीं कभी। उनको हुँ। लगा कि यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ से जितना मैक्सिमम ले सकते हैं और एक जैसे ही अस्थाई ये स्टैग्नेंट होने लगे मामला, यहाँ से उड़ लो, यहाँ से निकल लो। मैंने भी वही किया, मैं इसके लिए सबको नहीं बोलता, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ कि मुझे लगा कि भाई ये थिएटर यहाँ पे स्टैग्नेंट हो रहा है, अब हो गया, यहाँ से मुझे पलायन करना चाहिए, यहाँ पे वो थिएटर की वैसी सुविधा नहीं है, मुझे जाना चाहिए। तो लेकिन पैरेलली मैंने किया कि मैंने जब वहाँ रहते हुए मैं बिहार को नहीं समझ पाया, लेकिन जब मैं बाहर आया, वहाँ से बिहार से निकला, जैसे होता है जब दूरी पड़ती है तो एक डिस्टेंस बढ़ता है, तो हुँ। आप समग्र तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। तो उसी तरीके से मैंने बिहार को देखना समझना शुरू किया तो मुझे लगा कि भाई कितना
गौरवशाली इतिहास रहा है, कितना कितने मतलब ब्रिलियंट लोग वहां से रहे हैं। अभी भी जो मैक्सिमम IAS IPS ऑफिसर्स है उसके वो वहां से हैं, और किसी भी शहर के बनने या होने में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे दिल्ली अगर ग्रो कर रहा है तो दिल्ली के ग्रो करने में आप देखेंगे कि मजदूर से लेके IAS ऑफिसर तक का कंट्रीब्यूशन है उस शहर का होने में। दिल्ली अपने आप में, दिल्ली ऐसा नहीं है, दिल्ली के बनने में बिहारियों का या नॉन रेसिडेंट्स जो बिहारी है उनका बहुत बड़ा हाथ है, चाहे निचले स्तर से लेकर हायर स्तर तक। उसी तरह जिस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जहां जहां भी बिहारीज हैं, उस शहर में उनका बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। आप बिना उसके उस शहर की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस बात जी ये अपने आप में काफी है फख्र करने के लिए कि भाई यार, हमारी वजह से ये शहर दौड़ता है, चलता है, सोचता है। तो ये अपने आप में बड़ी बहुत, और आप को क्यों क्यों ये गुरेज परहेज होना चाहिए? आपको रहना वही है, खाना वही है, होना वही है। तो इस सिर्फ एक से लेवल से आपको, आप कर्मठ हो, आप पे विश्वास किया जाता है। आप अपने इससे जो सामने वाले का एक्सपेक्टेशन है उसके बियॉन्ड जाके काम करते हो। आप पे जो स्टेमिना है उसके बियॉन्ड जाके काम करते हो। हम कर्मठ लोग हैं, जी हमारा इतिहास। तो इसकी मैं कहता हूँ इनको इन सब चीजों से इंस्पायर्ड होना चाहिए कि वाकई मतलब अपने आप को छोटा ओछा समझने से चीजें जो है ना, छिपाने से चीजें का सॉल्यूशन नहीं है। उस चीजों को समझ करके उसको रेक्टिफाई करना और पुरजोर तरीके से अपने अस्तित्व को बताना पड़ेगा। तभी बिहारी जो है आगे और तरक्की करेगा, जितना है वो तो अभी काफी। बिहारी बिहारी बन पाएंगे। हाँ और बड़े तौर पे, और आप क्योंकि बिहार रेजिडेंट रेजिडेंट बिहारी का इशू है, तो उन सब बिहारियों से रवि सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन बाहर निकलने का हौसला जो है वो थोड़ा सा कम है, निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बिहार से बाहर आए हैं और एक मुकाम हासिल किया है आपने, तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है आप उन सब के लिए, जो एक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, जो कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे हैं, उन सब के लिए एक मैसेज, क्योंकि समय का अभाव है तो जी जी। यहीं पे खत्म करेंगे। तो एक मैसेज उन सब के लिए जो थोड़ा सा अंदर कॉन्फिडेंट है, हौसला जुटा नहीं पा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सने सने, आप कुछ कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा बिल्डिंग हो, उसके उसकी शुरुआत जो है नींव से होती है, एक ईंटे से हो, एक ईंट से हो। तो आप पूरा 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 बिल्डिंग मत देखो, आप शुरू से शुरू करो। ठीक है, एक स्टेप दर स्टेप। और आप में अगर आप हो, मेहनती हो, हमें पता है, आप में लगन है, आप कर सकते हो, आपने किया भी है, आपके सीनियर्स ने हम्म। किया भी है, तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन है। तो उनके गाइडेंस पे एकदम स्लो एंड स्टडी रहो, शुरू करो चीजों को। हौसला, विकेट पे टिके रहना बहुत जरूरी है। एक लूज बॉल आएगा, क्लिक मारोगे और छक्का लगेगा। सो अपना अपने आप को कभी भी ये इस भाव से ग्रसित नहीं होने देना कि हम बिहारी हैं इसलिए दबाए जा रहे हैं। तो जितना दबाए जाओगे तुम स्प्रिंग की तरह, उतना डबल छलांग लगाओ। ठीक है, जितना ज्यादा दबाए जा रहे हो उससे डबल, जितना स्प्रिंग की तरह तुम बिहेव करो लाइफ में। और हम करते हैं। ठीक है, बता देंगे, हम बिहारी हैं, आने दो वक्त हमारा भी होगा। ठीक है, हम बाहरी नहीं, हम बिहारी हैं। ठीक है, इसी अपने अपनी भाषा में, जो आपकी मातृभाषा है उसमें कुछ एक दो डायलॉग अपनी मूवी का अगर आप बोलना चाहें। आ, तो चचा तोरो खून पानी भए गेल छौ, ठीक छै, आइ हमरा लेल दो बदला। कखनिये से चली रहलो छै एकरा सनी उठा पटक, समझलो। आइ हमरा आवेल दो मार्केट में, एकरा सबके बता देबै कि हमे की छियै। ठीक छै। बहुत बहुत थैंक बहुत बहुत जी शुक्रिया आपका। जो जी। बातें आपने कही वो बताती है आपकी डीपनेस को कि मैं रवि एक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रवि एज अ पर्सन की बात कर रही हूँ। जो आपकी जी सहजता को बताता है, जिस सहजता से आपने बात की, बिहार की बात की, बिहारी होने की बात की, बिहार पे गर्व की बात की, और बिहार से बाहर होके बिहार से जुड़े रहना, ये अपने आप में एक व्यक्ति को दर्शाता है कि आप कितने जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। और जो जी इंसान बड़ा होके भी जमीन से जुड़ा होता है, वो इंसान मुझे लगता है कि
लोगों को इंस्पायर कर सकता है, लोगों को बता सकता है कि आप कितना भी बड़े हो जाओगे, पांव जमीन पर ही रहेंगे, क्योंकि साइंस की बात करते हैं, आकर्षण की बात करते हैं, आप उड़ने की कोशिश करेंगे और पंख नहीं होगा तो आप गिर जाएंगे, तो पंख फैलाइए, उड़िए, लेकिन जमीन पे आके तो रुकना ही है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी चीजें बताने के लिए, इतने प्यार से, इतने हंसी मजाक से जो आपने बातें कही, बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रियांशी जी, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। और इंडिया न्यूज़ का भी तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया ताकि मैं और अन्य बिहारियों से और अन्य लोगों से जुड़ पाऊँ और अपनी बातें रख पाऊँ। और पशुपति शर्मा दादा जो हमारे अग्रज हैं, उनका भी साधुवाद है। और अन्य सभी जो इंडिया न्यूज़ के जितने भी सदस्य हैं जो इनको संचालित कर रहे हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद है। जय बिहार, जय बिहारी। जय बिहार। थैंक यू।